नमस्कार। कभी सोचा है कि एक व्हाट्सएप मैसेज या इंस्टाग्राम पर किया गया कोई कमेंट कानूनी तौर पर क्या मायने रखता है? देखिए, हमारी दुनिया तो पूरी तरह डिजिटल हो चुकी है और अब हमारा कानून भी कह सकते हैं कि इस रफ्तार को पकड़ रहा है। आज हम भारत के नए आपराधिक कानून में दी गई इलेक्ट्रॉनिक संचार की परिभाषा की एक-एक परत को खोलेंगे। एक ऐसी परिभाषा जो हमारे डिजिटल जीवन के हर पहलू पर असर डालने वाली है। बस एक पल के लिए सोचिए, आज सुबह से अब तक ईमेल, टेक्स्ट मैसेजेस, वीडियो कॉल, सोशल मीडिया पर कोई पोस्ट या शायद ऑनलाइन गेम में कोई चैट, हम सब लगातार किसी न किसी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जुड़े हुए हैं। अब ये हमारी जिंदगी का सिर्फ एक हिस्सा नहीं, बल्कि ये हमारी जिंदगी ही बन गए हैं। और इसीलिए ये समझना पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है कि कानून की नज़र में इन सब का आखिर मतलब क्या है। तो ये परिभाषा हमें कहाँ से मिली? ये सीधे आ रही है भारत के नए नवेले कानून भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 से। और ये कोई मामूली गाइडलाइन नहीं है, बल्कि एक औपचारिक और बहुत ही अहम कानूनी प्रावधान है। हाँ, मानता हूं, स्क्रीन पर यह परिभाषा काफी लंबी और कानूनी भाषा से भरी हुई लग रही है। इसमें लिखित, मौखिक, चित्रात्मक जानकारी से लेकर एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस जैसे कई पहलू हैं। पर घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अगले कुछ मिनटों में हम इसी परिभाषा को एक-एक करके बिल्कुल आसान हिस्सों में तोड़ेंगे ताकि इसका हर पहलू एकदम साफ हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि कानून किस तरह की जानकारी को इलेक्ट्रॉनिक संचार मान रहा है। इसका दायरा वाकई में बहुत बड़ा है। मतलब एक छोटा सा टेक्स्ट मैसेज हो, एक वॉइस नोट हो, इंस्टाग्राम पर शेयर की गई कोई तस्वीर या रील हो, या फिर जूम मीटिंग की रिकॉर्डिंग। डिजिटल दुनिया में हम जो कुछ भी बनाते हैं या शेयर करते हैं, वो सब इसके दायरे में आता है। ठीक है, तो ये तो हो गई जानकारी की बात। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये जानकारी किन रास्तों से या कहिए कि किन तरीकों से ट्रांसफर होती है जिसे कानून कवर करता है। यहाँ मामला और भी दिलचस्प हो जाता है। ये सिर्फ दो लोगों की बातचीत जैसे एक फ़ोन कॉल तक ही सीमित नहीं है। इसमें डिवाइस से डिवाइस ऑटोमैटिक ट्रांसफ़र भी शामिल है। ज़रा सोचिए, जब आपका स्मार्ट फ्रिज खुद किराना ऑर्डर कर देता है, या जब कोई बैंक फ्रॉड का पता लगाने के लिए ट्रांजैक्शन का डेटा एक सर्वर से दूसरे सर्वर पर भेजता है। और हाँ, जब हम एलेक्सा या सिरी को कोई कमांड देते हैं, तो वो व्यक्ति से डिवाइस वाला संचार भी इसी में शामिल है। अगला सवाल ये है कि आखिर कौन से हार्डवेयर या गैजेट्स इस परिभाषा के दायरे में आते हैं। ये लिस्ट भी काफ़ी बड़ी है। इसमें पुराने टेलीफोन से लेकर आज के स्मार्टफोन तक, कंप्यूटर से लेकर कैमरों तक सब कुछ शामिल है। ये दिखाता है कि कानून बनाते वक्त पुरानी और नई दोनों तरह की टेक्नोलॉजी का ध्यान रखा गया है। अब तक हमने देखा कि क्या संचार होता है, कैसे होता है और किन उपकरणों से होता है। लेकिन इस परिभाषा का एक आखिरी हिस्सा है जो इसे फ्यूचर प्रूफ बनाता है, यानी भविष्य के लिए तैयार करता है। और सच कहूं तो यही इसका सबसे जरूरी हिस्सा है। स्क्रीन पर दिख रहे इस छोटे से हिस्से पर जरा गौर कीजिए। ये कुछ शब्द इस पूरी परिभाषा को एक असाधारण ताकत देते हैं। इस स्लाइड की सबसे दिलचस्प बात इस भाषा का खुलापन है। ये इसे भविष्य के लिए तैयार करता है। इसका मतलब क्या है? इसका सीधा मतलब है कि ये कानून भविष्य के लिए तैयार है। सोचिए, कल को क्वांटम कंप्यूटर या न्यूरल इंटरफेस जैसी कोई नई तकनीक आम हो जाती है, तो इस क्लॉज की वजह से सरकार को पूरा कानून बदलने की जरूरत नहीं होगी। वो सिर्फ एक नोटिफिकेशन के जरिए इन नई तकनीकों को भी इस परिभाषा में शामिल कर सकती है। ये कानून की दूरदर्शिता का एक बेहतरीन उदाहरण है। और इसी एक अहम सवाल के साथ हम आज की ये पड़ताल खत्म करते हैं। जब कोई कानून इतना दूरदर्शी हो कि वो आने वाली तकनीकों को भी अपने दायरे में ले सके, तो हमारे समाज, हमारी निजता और टेक्नोलॉजी के भविष्य पर इसका क्या असर पड़ेगा? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना हम सभी के लिए बहुत जरूरी है।